प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? दिस इज द सी। सी स्टैंड फॉर व्हाट? सी स्टैंड फॉर कैट, कोल, कार्बन, many words you can take, but here we will study that is C for carbon. Okay, we study about carbon. यानी आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? हम कार्बन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो कार्बन से आप लोग भली भांति परिचित हैं, है ना। कार्बन इज अ एलिमेंट। व्हाट इज कार्बन? कार्बन इज एन एलिमेंट एंड कार्बन कंटेन similar type of atom. All element contain similar type of atoms. So carbon also containing similar type of atom. यानी कार्बन भी कई प्रकार के, कार्बन जो है, कार्बन एक एलिमेंट जो कि कई कार्बन के एटम से मिलकर के बना होता है। तो कार्बन की कुछ खास प्रॉपर्टी है जिसमें से हम दो जो मेन प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं, जिसके कारण कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन यानी इसको बोलते हैं हम श्रृंखलन। मीन्स सेल्फ लिंकिंग टू फॉर्म अ चेन। यानी कार्बन कार्बन सेल्फ लिंक होकर के एक दूसरे से जुड़ करके और चेन का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन में कार्बन दो प्रकार के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाता है। एक है ओपन चेन स्ट्रक्चर, और जो कि ब्रांच भी हो सकती है, और एक है क्लोज चेन स्ट्रक्चर। तो जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन कार्बन जुड़ करके मैक्सिमम 60 कार्बन तक, कितने कार्बन? 60 कार्बन तक, है ना। इसमें 60 यानी 60 कार्बन जो है ये जुड़ करके एक श्रृंखला या चेन फॉर्मेशन कर सकते हैं। जबकि जब क्लोज बनाएंगे, है ना, जो ओपन स्ट्रक्चर होगा उसमें 60 और जो क्लोज्ड स्ट्रक्चर होगा उसमें 30 कार्बन। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी कार्बन कार्बन जुड़ करके जब वो रिंग फॉर्म करेंगे या अन्य किसी प्रकार का क्लोज स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें वो 30 कार्बन जुड़ सकते हैं। तो ओपन में 60 और क्लोज में 30 कार्बन जुड़ सकते हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है दैट इज टेट्रावैलेंसी या चतुसंयोजकता। ओके, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। इसकी वैलेंसी 4 क्यों होती है ये अभी हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। आपको मालूम है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6, है ना। तो इसका जब अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो जो फर्स्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल। तो जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन यानी छठवां इलेक्ट्रॉन भी वो किस सेल में जाए? जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये जो छठवां इलेक्ट्रॉन है ये भी किस सेल में जा रहा है? सेकेंड सेल में, क्योंकि सेकेंड सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। और फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 2, सेकेंड सेल में 8, तो अभी तो 4 ही है, यानी 4 और हो सकते हैं, ठीक। तो वैलेंसी की जो डिफिनीशन होती है वो तो ये होती है कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम के आउटर मोस्ट सेल में जिसको अपन वैलेंस सेल कहते हैं, वहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आउटर मोस्ट सेल को वैलेंस सेल कहते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। सेकेंड डिफिनीशन ये कहती है कि कोई भी एलिमेंट का एटम अपना आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन किसी अदर एलिमेंट के एटम से लेता है या उसको देता है, जिसको अपन कंबाइनिंग कैपेसिटी कहते हैं, वो भी क्या कहलाता है? वैलेंसी। तो अगर पहली डिफिनीशन को माने कि आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनके टोटल नंबर को वैलेंसी कहते हैं, तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। और दूसरा आउटर मोस्ट सेल, है ना, में 8 इलेक्ट्रॉन रखना, यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन वो किसी से लेगा, देगा या शेयरिंग करेगा,
है ना। तो जैसे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, है ना, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। चाहे तो एक ही एलिमेंट का एटम 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, या एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम के साथ शेयरिंग करे, या दो इलेक्ट्रॉन वाले, मतलब जितने भी रिक्वायरमेंट होगी ये डिपेंड करेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग कि किस एलिमेंट के साथ ये कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बना रहा है या कंपाउंड बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी। तो हर केस में इसकी जो वैलेंसी होगी वो 4 ही होगी। ओके, तो क्योंकि कार्बन जो है इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो कोई अकेला 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, या 2 एलिमेंट अलग अलग एक इलेक्ट्रॉन दें, 2 दें, या एक एलिमेंट, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। कार्बन के पास ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो कार्बन अगर हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन की वैलेंसी 1 होती है, तो चाहे इस प्रकार से ये सिंगल बॉन्ड बनाए, ठीक है, चाहे तो कार्बन जो है ये ऑक्सीजन के पास 2 रहता है इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, है ना, 2 ऑक्सीजन के पास रहता कितना है? 6 रहता है, लेकिन उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होती है? 2 की होती है, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। इसी प्रकार से कार्बन जो है ये नाइट्रोजन के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो कार्बन चाहे 1 वैलेंसी वाले एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए, या डबल वाले के साथ डबल बॉन्ड बनाए, या ट्रिपल के साथ 3 वैलेंसी वाले के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाए। तो कार्बन जो है ये अदर एलिमेंट्स के साथ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। और कार्बन जो है ये सेल्फ लिंकिंग करके, है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है, तो ये तो अपन बॉन्डिंग के बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अपन यहाँ पर जो वैलेंसी के बारे में हम आपको यहाँ बता रहे थे, तो कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है। कितनी वैलेंसी होती है? 4। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट। कार्बन एक चतुसंयोजी तत्व है। तो कार्बन की वैलेंसी जो है यहाँ पर 4 है। ओके, क्योंकि इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से चाहिए। तो अब जो है ये 2 प्रॉपर्टी हो गई, कैटिनेशन यानी श्रृंखलन, यानी कार्बन कार्बन जुड़ करके चैन बनाना, और दूसरी है चतुसंयोजकता। तो चतुसंयोजकता तो अन्य एलिमेंट भी होंगे, और भी हो सकते हैं, कार्बन की फैमिली के सभी एलिमेंट जो है वो टेट्रावैलेंट होंगे, लेकिन जो मुख्य प्रॉपर्टी है जो कि कार्बन को स्पेसिफिक बनाती है, दैट इज कैटिनेशन या श्रृंखलन। क्योंकि पूरी आवर सारणी या पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ कार्बन के पास ही वो कैपेसिटी है कि ये इतनी लंबी चैन बना सकता है। बाकी एलिमेंट भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत लंबी चैन बनाते हैं, लेकिन कार्बन की तरह 60 एटम या 60 कार्बन जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला या चैन का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। ठीक है, सबसे लंबी जो कैपेसिटी होती है, सबसे बड़ी कैपेसिटी, वो कार्बन की ही है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी के कारण जो है कार्बन एक स्पेसिफिक एलिमेंट है, एक यूनिक एलिमेंट इसको आप कह सकते हैं, जिसके कारण ये सबसे ज़्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो अब जो है मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ दैट इज आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो कि क्लास 10th में और 11th 12th में भी है। ठीक है, आइसोमेरिज्म, जिसको हम कहते हैं समावयवता। तो इसके पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने डाइस खेला होगा, है ना, डाइस या क्यूब टाइप का अपन बोलते हैं, जो मिरर्स खरीद के लाते हैं, जिसमें 3 कलर्स रहते हैं, 3 या 4 कलर्स रहते हैं, और उनके पैटर्न अपन बनाते रहते हैं। तो आपको मालूम है कि वो जो डाइस है, उस डाइस के एक सेगमेंट को आप एलिमेंट मान लीजिए। जैसे मान लीजिए आप मार्केट से एक डाइस खरीद के लाए, तो इस डाइस में ये इस प्रकार का पैटर्न, जैसे मान लीजिए ये रेड हो गया, ये ब्लू हो गया, है ना, ये ग्रीन हो गया, और ये येलो हो गया। तो ये आप ये मान के चलिए कि ये पूरा क्या है, एक मॉलिक्यूल है ना, ये एक मॉलिक्यूल है, और इस मॉलिक्यूल में ये सब क्या है, ये अलग है, यानी 4 टाइप्स के एटम हैं। ठीक, तो हम डाइस में क्या करते हैं,
हम इन एटम्स को ना निकालते नहीं हैं, ना कोई एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। जितने एटम्स इसमें रहते, जितने भी पार्ट्स रहते हैं वो पार्ट्स अंत तक वैसे ही रहते हैं। आप सिर्फ उनको, उनके एटम को इधर उधर करके उनका स्ट्रक्चर जो है, जो उनका कलर कोड है जो है, वो आप बदलते रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर उनको सही कर देते हैं। तो इस डाइस को फॉलो करते हुए मान लीजिए कि कोई एक मॉलिक्यूल है ना, क्या है, कोई एक मॉलिक्यूल है, और किसी एक मॉलिक्यूल के द्वारा, है ना, किसी एक मॉलिक्यूल के द्वारा, ठीक, जब आप कई पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कई पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ठीक, तो इस प्रोसेस को अपन कहते हैं आइसोमेरिज्म, एंड द प्रोसेस इज नोन एज and the new structures are called isomers of each other. So what is isomerism? When with the help of any one molecular formula we can write many possible structures, the process is known as isomerism and the new structures are called isomers of each other. All the new structures having different physical and chemical properties. Okay, once again, what is isomerism? When one molecular formula represents many possible structural formulas of compound, and the compound having different physical and chemical properties. The process is called isomerism, and new structures are called isomers of each other. Let's take an example. Suppose I am going to take the example of C4H10. Do you know what is the form? What is it, which is this molecule C4H10? So you know the molecules of carbon, hydrocarbon. Do you know this formula? What I have written, the containing carbon and hydrogen. So simply this is called hydrocarbon, means the molecule which is formed by combination of carbon and hydrogen. The compound which is formed by combination of carbon and hydrogen elements, that is called hydrocarbon. Okay, means hydrocarbon containing carbon and hydrogen. So hydrocarbon, in our future class we'll discuss about the hydrocarbon. So simply I am going to take the example, that is hydrocarbon. So its name is butane. Okay, butane. Why it is called butane? Because there are 4 carbons. So bute. Okay, this molecule is the member of alkane family. Alkane, you know, this molecule can be classified. So first I am going to give the introduction about hydrocarbon. So it is classified into open chain structure and closed. Okay, so in the open chain there are 3 categories: alkane, alkene and alkyne. Okay, so alkane, the formula CnH2n plus 2, where n is the integer 1 2 3 4 and so on. Alkene CnH2n and alkyne CnH2n minus 2. So these are the simple formula. So you have to learn these ना. एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी एल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n. तो जहाँ पर C और H जो है ये क्या है, एलिमेंट है. C फॉर कार्बन एंड H फॉर हाइड्रोजन, एंड N इज व्हाट, N इज द नंबर 1 2 3 4 5 6. सो दिस इज एल्केन, एल्कीन, एल्काइन. तो यहाँ पर हमने ये फार्मूला लिखा है C4H10, दैट इज ब्यूटेन. ठीक है, ब्यूटेन इसको अपन इसलिए कहते हैं, देखिए यहाँ पर एन लगा हुआ है. सबसे पहली चीज़ एन इसलिए कि एन का मतलब जो है, यानी एल्केन में सी सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में सी डबल बॉन्ड, और एल्काइन में सी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा. ठीक है, एल्केन में सी डबल बॉन्ड, एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड. तो अब एक और चीज़, सिंगल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल को अपन सेचुरेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं या संतृप्त, और डबल और ट्रिपल को अनसेचुरेटेड. ठीक है, असंतृप्त.
असंतृप्त और ये संतृप्त हो गया, ठीक है। तो ब्यूटेन दैट इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ब्यूटेन इज व्हाट, दैट इज सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और ये इसका फार्मूला यहाँ पर जब आप n=4 रख देंगे तो ब्यूट हो जाएगा, है ना, क्योंकि मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मेथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो चौथा जो एलिमेंट है, फोर्थ कंपाउंड ऑफ द एल्केन ग्रुप दैट इज ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का आइसोमेरिज्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप शॉर्ट में देखिएगा। तो आप देखिए ब्यूटेन को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हुआ, है ना। अब इसके स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो सबसे पहला आपका काम है 1 2 3 4, आप कार्बन कार्बन चैन बना लीजिए, क्योंकि एल्केन कैटेगरी का है और सिंगल बॉन्डेड है ना। तो कार्बन कार्बन चैन बना लीजिए। अब एक चीज़ ध्यान रखनी, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब कार्बन जो है वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा? 4 कोवलेंट बॉन्ड। तो ये देखिए किनारे वाले कार्बन जो हैं, अच्छा एक और चीज़, अभी आपका काम क्या है, आप 4 कोवलेंट बॉन्ड इनके शो कर दीजिए, है ना, प्रत्येक कार्बन का 4 कोवलेंट बॉन्ड शो कर दीजिए। ये सिंगल डैश ये जो है ये कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। किन्हीं भी दो एटम के बीच में जब इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी होगी तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? कोवलेंट बॉन्ड। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कार्बन जो है उसके पास 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी यहाँ पर शो हो रही है ना। ये डंडी जो है ये कोवलेंट बॉन्ड को शो करता है। अब आप ध्यान रखिएगा, प्रत्येक कार्बन के पास हमेशा हर कंडीशन में 4 रहेगा, 3 2 1 ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, और हाइड्रोजन जो है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये आपने हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। तो ये आपने ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लिया। तो आप इसको इस प्रकार से लिखिए या कंडेंस फॉर्म में ऐसे लिखिए, CH3, फिर ये है CH2, फिर ये है CH2, फिर ये हो गया CH3, यानी इनको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। CH3 इसको हमें इकट्ठा लिख दिया, फिर ये CH2, फिर ये CH2, फिर ये CH3। तो ये स्ट्रेट चेन हो गया। क्या बन गया? स्ट्रेट चेन। आप इसको ब्रांच भी कर सकते हैं। कैसे ब्रांच करेंगे देखिएगा, 1 2 3 4, ये ब्रांच बन गया है ना। अब आप क्या करेंगे, आपको प्रत्येक कार्बन के 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाना है। तो जिसके पास बना हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं पहले वाले के पास सिंगल बॉन्ड है, बीच वाले के पास 1 2 3 कोवलेंट बॉन्ड है, और जो मतलब जो भी किनारे उनके पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो आप इसको क्या करेंगे, जितनी कमी इसको जोड़ दीजिए। तो ये पहले वाले के पास 1 है तो 3 और चाहिए, 1 2 3, ये किनारे वाला भी 1 2 3, ये किनारे वाला भी 1 2 3। तो अब देखिए 1 2 3 4 है ना, 1 2। अब इसको भी ऐसे कर दीजिए। अब आप देखिए क्या सभी कार्बन के पास 4 कोवलेंट बॉन्ड हैं, है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आपको किससे जोड़ देना है? आपको हाइड्रोजन से जोड़ देना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये ठीक है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन जो है वो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाया है, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। प्रत्येक कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिल करके 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो अगर जैसे आप देखिए सिंपल मेथेन का जो फार्मूला है ये इस प्रकार का, तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर के 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। और इस केस में देख रहे हैं कि कहीं देखिए यहाँ पर पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर के 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। बीच वाला कार्बन जो है ये अगल बगल वाले कार्बन से मिलकर के 2 कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गए। सेम कंडीशन यहाँ पर है, यानी कॉर्नर के कार्बन जो हैं ये एल्केन में 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं और बीच वाले जो है ये 2 के साथ। अब अगर कहीं ब्रांच हो जाती है तो फिर जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो अगर यहाँ पर ब्रांच है तो यहाँ पर किस प्रकार का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर बीच वाला कार्बन जो है एक हाइड्रोजन और बाकी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। यानी इसका स्ट्रक्चर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, CH3 C CH3 H CH3। तो ये एक दूसरा मॉलिक्यूल है। ये मॉलिक्यूल ये दोनों सेम हैं, और ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हैं? सेम हैं, यानी एक ही है। ये अलग अलग लेने का तरीका है। तो ये आपका स्ट्रेट चेन है, यानी सीधी श्रृंखला है, और ये शाखा युक्त श्रृंखला है, लेकिन है खुली हुई, है ना।
This is open chain structure and this is branched open structure. So the process in which one molecular formula represents two or more possible structures for the same molecule or for the same compound, the process is called isomerism and the new structures are called isomers of each other. तो आपने आइसोमेरिज्म को यहाँ पर समझा होगा कि जब हम एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिकों के स्ट्रक्चर फार्मूला को रिप्रेजेंट करें तो इस प्रोसेस को आइसोमेरिज्म कहेंगे, और जो नए स्ट्रक्चर हैं उनको एक दूसरे का आइसोमर्स कहेंगे, यानी क्रिया को हम समावयवता और स्ट्रक्चर को हम समावयवी कहते हैं। तो अब हम टाइप्स पर स्टडी करते हैं, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म को सबसे पहले टू टाइप्स अपन डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इस आइसोमेरिज्म का जो मेन है आप यहाँ पर देखेंगे ये है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ये है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, तो ये हिंदी में इसको अपन संरचनात्मक समावयवता कहेंगे और इसको हम कहते हैं त्रिविम, ठीक है, संरचनात्मक और त्रिविम। तो अब ये जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है इसके कई टाइप्स होते हैं, है ना। जैसे सबसे पहले चैन, है ना, चैन आइसोमेरिज्म। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, मेटामेरिज्म। फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना, चैन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। फिर इसके बाद आएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर इसके बाद आता है एक स्पेशल आता है ना, जिसको अपन हिंदू में कहते हैं चलावयवता या टाइटोमेरिज्म, है ना, टाइटोमेरिज्म। और ये जो इसमें एक लास्ट आएगा दैट इज रिंग चैन आइसोमेरिज्म, है ना, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। स्टीरियो ये टू टाइप्स होगा, कॉन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल, है ना। ओके, कॉन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल। फिर अपन जो कॉन्फिगरेशनल है ये ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, है ना, ये इसके दो टाइप्स हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो हिंदी में भी आप इनको जान जाइए। जैसे समावयवता के दो प्रकार हो गए, संरचनात्मक समावयवता, त्रिविम समावयवता। फिर संरचनात्मक में पहली श्रृंखला समावयवता, चैन आइसोमेरिज्म को श्रृंखला समावयवता, मेटामेरिज्म को मध्यावयवता, पोजीशन आइसोमेरिज्म की स्थान समावयवता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म को क्रियात्मक समावयवता, टाइटोमेरिज्म को चलावयवता, और इसको रिंग चैन यानी, है ना, यानी बंद श्रृंखला या रिंग चैन, इसको आइसोमेरिज्म ही अपन कहते हैं। तो ये हिंदी में कितने टाइप्स हो गए, सॉरी स्ट्रक्चरल के टाइप हो गए 1 2 3 4 5 6। ओके, आप यहाँ पर ये एक क्लासेस ऑफ या टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म देख रहे हैं। सबसे पहले अपन दो भाग में बांटेंगे, फिर स्ट्रक्चर को 6 पार्ट में, स्टीरियो को 2 पार्ट्स में, कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फिगरेशनल, फिर कॉन्फिगरेशनल को 2 पार्ट्स में अपन बांटते हैं। तो ये एक हमने आपको रे डायग्राम के द्वारा यहाँ पर समावयवता या आइसोमेरिज्म के टाइप्स बता दिया है, और इनको हम यहाँ पर अभी कुछ आइसोमेरिज्म को हम डिटेल्स में यहाँ पर एक एक करके आपको समझाते हैं। तो आप जो है इनको नोट कर लीजिए पहले, फिर इसके बाद अपन इनको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आप इनको नोट कर लीजिए आइसोमेरिज्म के टाइप्स, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं एक एक करके। सबसे पहली श्रृंखला समावयवता या चैन आइसोमेरिज्म। तो जो चैन आइसोमेरिज्म है उसमें आप देखेंगे कि मॉलिक्यूल जो है
वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा। तो आप यहाँ पर मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे आप एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने अभी आपके सामने एक एग्जांपल शो किया, दैट इज़ ब्यूटेन, है ना। तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C4H10, है ना। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH3। ये अभी सीधी श्रृंखला है। अब इसी को आप ब्रांच कर सकते हैं ना, ब्रांच कर दीजिए, ये है ना। तो ये हो गया नॉर्मल ब्यूटेन और ये आइसोब्यूटेन, ठीक। दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, ये सीधी श्रृंखला है और इसमें यहाँ पर ये बीच से कार्बन को हमने ब्रांच कर दिया। तो आप किसी भी स्ट्रक्चर को लिखते समय ये ध्यान रखेंगे कि कार्बन जो है वो हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड मिला करके टोटल 4 होना चाहिए, है ना। यानी 4 एटम, यानी सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन इन चारों से मिला करके मतलब कार्बन जो है सिंगल बॉन्डेड 4 टाइप ऑफ एटम से जुड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे इसमें कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन और चौथा जो है वो बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो हमेशा कार्बन को आप ये मान के चलेंगे कि इसकी वैलेंसी 4 हर केस में फॉलो होना चाहिए। अगर 4 से कम या ज़्यादा आपने कर दिया, जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे 5 हाइड्रोजन लगा दिया या 2 कर दिया, तो ये मॉलिक्यूल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। आपका फार्मूला सही नहीं होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ये आपने श्रृंखला समाव्यवस्था या चैन आइसोमेरिज्म देखा। इसके बाद दूसरा है पोजीशन। पोजीशन का मतलब स्थान समाव्यवस्था। तो स्थान समाव्यवस्था में क्या होता है कि जो फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह होता है वो अपनी पोजीशन को बदल लेता है। जैसे मान लीजिए आप लेते हैं, आपने मॉलिक्यूल लिया है C4H9Cl, ठीक है। ये आपने एक मॉलिक्यूल लिया है। अब इसके स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं CH3 CH2 CH2 CH2Cl, है ना। ये आपका बन गया नॉर्मल क्लोरोब्यूटेन। अब आप देख रहे हैं, यानी ये जो कार्बन की चैन है, इस कार्बन की चैन में क्लोरीन जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है फर्स्ट कार्बन पर। अब क्लोरीन जो है बीच में भी जुड़ सकता है अगले मॉलिक्यूल में, CH3 CH2 CH CH3Cl। देखिए क्लोरीन जब यहाँ आया तो एक हाइड्रोजन के यहाँ से रिप्लेस किया, है ना। तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया है और क्लोरीन यहाँ पर, यानी क्लोरीन की जो पोजीशन है वो बदल गई है। क्लोरीन यहाँ पर क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, तो इसकी पोजीशन बदल गई है। तो अब यहाँ पर ये पहले कार्बन पर क्लोरीन है और यहाँ पर दूसरे कार्बन पर, ठीक। आप यहाँ पर भी लाएंगे तो इधर से गिनने पर दूसरे कार्बन पर ही होगा। तो इसके कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं? 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। तो इस प्रकार की आइसोमेरिज्म को अपन पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो हाइड्रोकार्बन चैन में बदलती रहती है। तो ये हमारा जो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। इसके बाद तीसरा आइसोमेरिज्म, दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप डिफरेंट ऐसे मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं C3H7O, ठीक है। C3H7O ये एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब देखिए इससे हम क्या क्या बनाते हैं, CH3 CH2O CH3, या इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं C2H5O CH3। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, यानी 2 हाइड्रोकार्बन के बीच में यहाँ पर क्या आ गया है, एक हाइड्रोकार्बन चैन इधर है, एक हाइड्रोकार्बन ये इधर है ना। इन दोनों के बीच में O, यानी ये O से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं हम इसको? ईथर, है ना। ये जो मॉलिक्यूल है ये एक ईथर है। और एक दूसरा अपन स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें अलग फंक्शनल ग्रुप होगा, दैट इज होगा C2H, अच्छा 3 कार्बन है ना, तो इसको आप बना सकते हैं C3H7OH। ये देखिए, यानी इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2OH, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप O है और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप OH है ना। और आप कार्बन हाइड्रोजन गिन लीजिए, 3 कार्बन और H7 सभी केस में, है ना। यहाँ पर कितना है
C2H5, देखिए 5 and 3 8 है ना, C3, अच्छा 8 है यहाँ पर, है ना, इसको आप 8 कर लीजिए, ये यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, C3H8O। गिन लिया आपने? गिन के बताइए आप। तो आपने काउंट कर लिया बच्चों, वेरी गुड। तो आज हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 3 टाइप, श्रृंखला, स्थान, क्रियात्मक, यानी कि चैन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल आइसोमेरिज्म के टाइप्स हमने एग्जाम्पल के साथ देखे। और अब हम आगे देखते हैं रिंग चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है। अगला है रिंग चैन। तो रिंग चैन में आप देखेंगे, पहले फार्मूला पर लिख लेते हैं, C3H8। ओके, तो आप देखिएगा, ये तो ओपन चैन स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्या है ये? ओपन चैन स्ट्रक्चर। लेकिन उस ओपन चैन स्ट्रक्चर का अपन जो इसको अपन क्लोज नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से अपन को 2 हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा, है ना। तो इसको अपन ले लेते हैं C3H। देखिए ये 8 हमने लिया, तो इसमें रिंग जो है ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 ही फॉलो होनी चाहिए हर केस में बॉन्डिंग के साथ। तो हमको इस मॉलिक्यूल में रिंग अपन नहीं बना पाएंगे, तो हमको लेना पड़ेगा C3H6। तो आप देखिएगा CH2, पहले आप कार्बन को जोड़िए, ये कार्बन आपने जोड़ दिया, बॉन्ड शो कर दिए चारों, है ना। और यहाँ पर हाइड्रोजन आप जोड़ दीजिए, ये तो एक ये बना, और एक बन सकता है CH3CH, 6 हाइड्रोजन होना चाहिए, 3 ये, है ना, CH3CH यानी एक जगह डबल बॉन्ड आ गया हो, ठीक है। तो 2 3 3 6 हाइड्रोजन। तो आपने यहाँ पर देखा ये प्रोपीन है। क्या है ये? इसको अपन बोलेंगे प्रोपीन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे प्रोपीन? क्योंकि इसका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ईन रहता है ना। ईन के लिए एल्कीन का ग्रुप है, एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो रहा है, क्योंकि ये किस फार्मूला को फॉलो कर रहा है? CnH2n। और n इक्वल टू क्या है यहाँ पर? 3 है, 3 3 2 6। तो आपने प्रोपीन में रिंग चैन आइसोमेरिज्म शो किया। तो ये यहाँ पर एक प्रोपीन है ओपन चैन, और ये साइक्लोप्रोपेन है। इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको आप इस प्रकार से बना सकते हैं, CH2 CH2 ऐसे लिखिए, या आप ऐसे लिख सकते हैं, CH2 ऐसे बनाइए, ठीक है। ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपने बना लिया है क्या? ये है साइक्लोप्रोपेन। एन क्यों आया? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब देखिए, साइक्लो का मतलब रिंग, इसमें साइक्लो फिर प्रोप एन, है ना, साइक्लोप्रोप एन। साइक्लो रिंग के लिए, प्रोप 3 कार्बन और एन सिंगल बॉन्ड, तो तीनों चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। साइक्लो यानी रिंग, प्रोप यानी 3 कार्बन, और एन यानी सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम। तो इस प्रकार से आपने रिंग चैन आइसोमेरिज्म को देखा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों, अब हम मेटामेरिज्म के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। मेटामेरिज्म या मध्यावयवता। तो इस टाइप का जो आइसोमेरिज्म है, उसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर बीच में कोई फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह जुड़ा है, ठीक है।
तो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ क्या होंगे, यहाँ पर एल्किल या एरिल रेडिकल्स होंगे, है ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन वगैरह जो भी इधर जुड़े हुए हैं। तो इधर ये आर एक ग्रुप है, ये आर दूसरा ग्रुप है ना। अब अगर जैसे यहाँ से कोई पार्ट इधर एक कंडीशन हो सकता है कि दोनों तरफ बराबर रहे, और दूसरी कंडीशन हो सकता है कि एक तरफ कम कार्बन दूसरी तरफ ज़्यादा कार्बन हो सकता है, ठीक। यानी इधर भी कार्बन चेन है, इधर भी कार्बन चेन है, या इधर भी कार्बन का मॉलिक्यूल इधर भी कार्बन का मॉलिक्यूल। तो या तो दोनों बराबर हो, दोनों तरफ बराबर हो, या एक तरफ कम या एक तरफ ज़्यादा हो। तो इस प्रकार का आइसोमेरिज्म जो है उसको अपन क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म बोलेंगे। तो मैं आपको अभी एक एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। जैसे हम लेते हैं CH3 CH2O CH2 CH3, या इसको अपन लिख सकते हैं C2H5O C2H5। तो आप देख रहे हैं या ये फंक्शनल ग्रुप हमारा O हो गया, यानी ROR, ये ईथर का ग्रुप है, ठीक है, जिसमें दो एल्किल या एरिल रेडिकल ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं, उसको अपन ईथर बोलते हैं। तो ईथर में का एक मॉलिक्यूल ये हो गया है ना। इसका फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन H10O, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये क्या है, हमारा मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल के हमने दो स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक। तो आप देख रहे हैं ये दोनों तो सेम है। अब एक हो आप देखिए, अभी दोनों तरफ दो दो कार्बन है, लेकिन हम क्या सकते हैं, एक कार्बन वाले मॉलिक्यूल को उधर ले गए, यानी CH3, ये CH2 को आप इधर मूव कर दीजिए, तो ये बन जाएगा O CH2 CH2 CH3। तो अब ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया है ना। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं ईथर के दोनों तरफ एल्केन में कौन सा ग्रुप जुड़ा है, एथेन है ये, यानी ये भी एथेन है, ये भी एथेन है। और इस मॉलिक्यूल में यहाँ पर मेथेन है ना, यानी अब इसको अपन क्या कहेंगे, मेथिल कहेंगे, क्या कहेंगे, यानी ये एथिल ग्रुप जो है दोनों तरफ सेम है। और जो हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए हमारा ये पहला मॉलिक्यूल ये हुआ, दूसरा मॉलिक्यूल ये हुआ, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन है, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, लेकिन इस मॉलिक्यूल में राइट साइड में 3 कार्बन हो गए और लेफ्ट साइड में 1 कार्बन है। तो इस प्रकार से ये हमारा डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गया। तो ऐसा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जिसमें हम मॉलिक्यूल्स को फंक्शनल ग्रुप के इधर उधर चेंज करके उनका नया स्ट्रक्चर बना देते हैं, और वो नया मॉलिक्यूल होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म। तो आपने आज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स पढ़े, इनको पढ़िए और भी एग्जांपल्स लीजिए। और आपको एक और बचा हुआ है कीट, जिसको अपन बोलते हैं टाइटोमेरिज्म, टाइटोमेरिज्म है ना। तो टाइटोमेरिज्म में क्या होता है कि उसको अपन मॉलिक्यूल में ही इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म है। तो इसको मैं आपको जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। टाइटोमेरिज्म जो है ये, हालांकि आप यदि चाहें तो अभी भी पढ़ सकते हैं। इसमें जो मॉलिक्यूल होता है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल जैसे लेकर के बताता हूँ। जैसे आप एक सिंपल से एग्जांपल ले सकते हैं, ये हाइड्रोजन साइनाइड है। टाइटोमेरिज्म को अपन ये जो डबल हेडेड एरो है इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली कार्बन से, और यहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से, ठीक। मॉलिक्यूल वही है, HCN ये भी है, HCN ये भी है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के एक ही होगा, HCN, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की लिंकिंग कार्बन के साथ है और यहाँ पर हाइड्रोजन की लिंकिंग नाइट्रोजन के साथ है। तो इस प्रकार का जो आइसोमेरिज्म, इसको अपन बोलते हैं टाइटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं हम इसको, टाइटोमेरिज्म। इसके अलावा यदि आप चाहें तो और दूसरा एग्जांपल भी आप पढ़ सकते हैं, जिसको आपने कीटोइनोल टाइटोमेरिज्म आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कीटोइनोल टाइटोमेरिज्म भी कभी कभी उसको कह देते हैं, जिसमें कीटोन फॉर्म और इन प्लस ऑल यानी डबल बॉन्ड और अल्कोहलिक ग्रुप हो जाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CO CH2 CH3। अभी आप देखिए ये कीटोनिक ग्रुप है ना, यानी ये है RCO
और ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कीटोनिक ग्रुप है। अब देखिएगा इसमें कैसे चेंज होता है ना, ये चेंज होगा CH3 CH2 C OH, या इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, हाँ ये COH H डबल बॉन्ड CH3। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इनोल बन गया। क्या बन गया? इनऑल। यहाँ का जो H है, यहाँ का H, एक H यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड है ना, देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से था, ये तो ये हाइड्रोजन जब यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? यहाँ पर। ठीक, तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो इन फॉर्म हुआ, और हाइड्रोजन अब ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट हुआ तो ये क्या हुआ? ऑल हुआ। तो ये कीटो इनोल है ना, ये कीटो ग्रुप हो गया और ये इनोल है, इसको अपन बोलेंगे कीटो रूप, है ना, कीटो फॉर्म। ये कीटो हो गया और ये बन गया इनऑल, दैट इज इनोल। तो इसको अपन कीटो इनोल टाइटोमेरिज्म कहते हैं। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लिख सकते हैं, गिन लीजिए, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, C5, हाइड्रोजन कितने हैं? अच्छा H10O। ठीक है, C5H10O में हमने कीटो इनोल टाइटोमेरिज्म देखा, और HCl में भी हमने टाइटोमेरिज्म देखा। तो आज आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के सभी टाइप्स देखे, इनको ध्यान से नोट कर लीजिए, इनको पढ़ लीजिए, और इनके बारे में यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें हम आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में बताएंगे। इसकी आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये क्लास 10th में तो थोड़ा सा है, लेकिन 11 12th में डिटेल में दिया हुआ है, तो आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।